हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए यूटेट 2011 में कैसा पेपर आया था उसको लेकर आए हैं और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे एसएसटी वाले पेपर के। ठीक है, इसके अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सोचोगे कि ये यूटेट का पेपर है। दोस्तों, यहाँ पर जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन है ना, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको आने ही आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है। आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप किसी अन्य परीक्षा की भी अगर तैयारी करते हैं ना, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैंने क्वेश्चन ही नहीं बताया, उसके सारे ऑप्शनों पर हमने क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है उसको हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है, डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें 60 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं साथियों इसमें। चलिए शुरू करते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पेपर सेट होने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को आप बाकी लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। राजा हर्षवर्धन की राजधानी आपको पता ही है दोस्तों, कहाँ पर, ये कन्नौज इनकी राजधानी थी। ऑप्शन बी यहाँ पर को सही होने वाला है। हर्षवर्धन का जो राज था दोस्तों, इनका जो है 647 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था, जो है शासन किया था। और जो है आपको बता दूं, पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित किया था। कहाँ पर, नर्मदा के युद्ध में। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ये पराजित हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो जो कैलाश मंदिर का निर्माण तो राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सीधे सीधे ठीक हो जाता है। ठीक है, अब उस समय जो शासक था उसका नाम क्या था दोस्तों, कृष्ण प्रथम जो है उसका नाम था उस राजा का। आपको बता दूं, जो ये कैलाश मंदिर है ना, तो ये इसकी जो शैली पूछी जाती है, कभी कभी शैली पूछ ली जाती है, तो ये कौन सी शैली का है, ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, ये मंदिर किसको समर्पित है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो ये मंदिर किसको समर्पित है साथियों, शिव को समर्पित है ये। ठीक है ना, तो शिव को समर्पित है ये मंदिर, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ग्राम पंचायत के पक्ष कितने पक्ष हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के दोस्तों 3 पक्ष होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक होगा। नंबर 1 क्या होती है, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा। और दूसरा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। और तीसरी होती है न्याय पंचायत। ठीक है, तो ये 3 जो है इसके क्या होते हैं, ग्राम सभा के पक्ष, या आप इसको विंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94। नगर पालिका कमेटी का प्रधान क्या कहलाता है। देखिए, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, इस प्रकार से जो जनसंख्या के हिसाब से इनको बांटा जाता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें ऑप्शन 2 ही हम हैं और एक ऑप्शन, तो बाकी के 2 ऑप्शन नहीं है। तो आपको मैं सही उत्तर बता देता हूँ सीधे सीधे। जो नगर पालिका होती है ना, उसका जो होता है नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक है, नगर पालिका का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अगर मेयर की बात करेंगे तो मेयर किसके होते हैं दोस्तों, नगर निगम के मेयर होते हैं। पार्षद जो है ये भी नगर पंचायत में ही, नगर पालिका में ही होते हैं, लेकिन ये प्रधान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप क्या कहेंगे, अध्यक्ष, इसका सही जवाब। नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय कहलाता है। तो ग्राम न्यायालय जो होता है दोस्तों, न्याय पंचायत होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर को सही होगा, न्याय पंचायत। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो इस समय, अगर उस समय की बात होती है अलग क्वेश्चन हो जाता, लेकिन अभी इस समय जो है भारत में जो राज्य हैं वो आपको पता होने चाहिए। जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से जो है पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो 28 राज्य इस समय हैं और पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8 हो गए हैं। ठीक है, तो 8 हो गए हैं। और इसमें एक अपडेट और ये है, दादर और नागर हवेली और दमन दीव पहले 2 अलग अलग थे। अब इन दोनों को, दादर और नागर हवेली को और दमन दीव को, ठीक है, दमन और दीव को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके एक बना दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको पता ही है, जब 370 हटाया गया तो उसमें से जम्मू कश्मीर को तोड़ करके लद्दाख और जेके जो है इसको यूटी बना दिया गया। उस हिसाब से ज़्यादा हो जाने चाहिए थे, लेकिन इन दोनों का आपस में विलय कर दिया, तो इसलिए ये 8 ही हुए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे राज्यों की बात। तो 28 राज्य इस समय हैं, वैसे 29 होते वरना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती इसका बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। राज्य मंत्री परिषद, किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो भाई किसके सलाह पर होती है? ये राज्यपाल के सलाह पर होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कब की थी? 322 ईसा पूर्व, ठीक है, 322 ईसा पूर्व। और इसने क्या किया था? अपने इसकी स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए इसने क्या किया था? नंदा राजवंश का इसने क्या किया था दोस्तों? को उखाड़ कर फेंका था, ठीक है। नंदा राजवंश को इसने उखाड़ कर फेंका था और मौर्य साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे। फाहियान किसके शासन के दौरान भारत आया था? यानी कि फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का जो है दौरा किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही जवाब होगा, इसके शासनकाल में, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो दोस्तों सभी को ये पता होगा, सबसे पहले जो है 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के, ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले से इसको, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से इसका प्रारंभ होता है। और किसके द्वारा होता है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा होता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ पर इसको? राजस्थान से शुरू किया गया, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हुआ, 2 अक्टूबर 1959 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? दोस्तों संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार चलाना, ठीक है। संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। आगे बात करेंगे संवैधानिक कानून के अनुसार सरकार या लोकतांत्रिक सरकार भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। अन्य भाषा में अगर कहीं पर ऑप्शन कुछ और आए तो वहाँ पर हो सकता है कानून के अनुसार सरकार या फिर लोकतांत्रिक सरकार आएगा, तो उसका मतलब भी क्या होगा? संवैधानिक सरकार ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था। दोस्तों पंचशील क्या था? यह एक 5 सिद्धांतों का एक समूह था जो किस किस के बीच हुआ था? चीन के पहले प्रधानमंत्री जो थे जिनका नाम था चौ एन लाई, ठीक है, चौ एन लाई और नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो इनके बीच ये समझौता हुआ था। इसकी अगर डेट आपसे पूछी जाती है, ठीक है, तो पंचशील पर हस्ताक्षर जो हुए, ठीक है, ये समझौता कब हुआ था? इन दोनों के बीच, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ये समझौता कब हुआ था? इसकी डेट आपसे पूछी जाती है तो 29 अप्रैल 1954 आप इसका सही जवाब करने वाले हैं, ठीक है। 19 अप्रैल 1954 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950, ये तो सभी को पता होगा, 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से इसमें हस्ताक्षर करके तैयार कर दिया गया था, हो गया था। अब आपको बता दूं जो इस पर हस्ताक्षर किए थे संविधान मतलब कितने सदस्यों ने किए थे पूछता है? 284 सदस्यों ने, ठीक है, 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए थे दोस्तों? हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रधान कौन था? दोस्तों संविधान सभा का प्रधान, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको जो दिए हैं, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूंगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, जो अंबेडकर साहब थे वो तो प्रारूप समिति के थे, ठीक है, ये किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आया है, तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे दोस्तों? ये थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ठीक है, संघीय संविधान समिति के, ठीक है, संघीय संविधान के अध्यक्ष थे। और इसके बाद BN राव जी जो थे वो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों। संविधान सभा में क्या थे? ये संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। अब यहाँ पर रह जाते एक V पटेल, तो सरदार वल्लभ पटेल क्या थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा था संविधान सभा का प्रधान कौन था, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, एक तो इसके अध्यक्ष संविधान सभा, चलिए इसको इस प्रकार से देखते हैं, इसके 2 होंगे, एक जो अध्यक्ष थे वो थे स्थायी और एक थे दूसरे जो थे वो थे अस्थाई। अगर स्थायी अध्यक्ष की अगर बात करते हैं आप, ठीक है, जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे।
और अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। अब आपको बता दूं दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार मैंने आपको बता दिया और इसके मुखिया का नाम भी बता दिया, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर गलत दिया। जब ये पेपर आया होगा तो कुछ इसमें जो है प्रत्यावेदन वगैरह लगे होंगे। और प्रथम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, ठीक है, और जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसी दिन जो है राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया जाता है, इसका स्थायी सदस्य अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से सारे जो है चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। असम का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, असम का प्राचीन नाम कामरूप, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा, कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन स्थापत्य के का उदाहरण है, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, तो ये जैन मंदिर है दिलवाड़ा। और आपको एक चीज़ यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कहाँ पर है, ठीक है, तो राजस्थान में सिरोही जिला है, ठीक है, राजस्थान के अंदर जो है क्या है, सिरोही जिला है। तो उस सिरोही जिले में ये माउंट आबू पर्वत आपने सुना होगा, माउंट आबू पर जो है क्या है, ये है राजस्थान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं, जो ये दिलवाड़ा मंदिर है ये श्वेतांबर जैन मंदिरों का क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको देख लीजिए, और जैन स्थापत्य शैली का है। आगे बात करेंगे, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है, सभी को पता होगा चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और इनका एक अन्य नाम और भी है जिसको क्या कहते हैं, कौटिल्य कहा जाता है, ठीक है, कौटिल्य। अब ये जो है कौन थे दोस्तों, ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, ये महामंत्री थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, महामंत्री, ठीक है, उनके दरबार में, या प्रधानमंत्री भी कह सकते। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये परीक्षा में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि में किसका संबंध नहीं है। देखिए दोस्तों, औषधि में किसका संबंध नहीं है दोस्तों, जो धन्वंतरी हैं, ठीक है। अब मैं सबके बारे में बताता हूँ, लास्ट में उत्तर आप खुद ही बता दोगे। जो धन्वंतरी हैं ये जो है हिंदू चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, ठीक है, हिंदू चिकित्सा के देवता हैं, हिंदू चिकित्सा के देवता या पौराणिक देवता आप इनको कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दूध सागर का जब मंथन हुआ था उसके बाद एक तरफ अमृत और दूसरी तरफ आयुर्वेद के साथ इनका जन्म हुआ था, ये पैदा हुए थे धन्वंतरी, ठीक है। और भारद्वाज से आयुर्वेद की इन्होंने क्या की थी, शिक्षा ली थी धन्वंतरी, यानी कि ये तो औषधि से संबंधित हुए, ठीक है, औषधि से। उसके बाद भास्कराचार्य, आप जानते हैं भास्कराचार्य को, ये क्या है दोस्तों, एक गणितज्ञ थे, ठीक है, गणितज्ञ थे भास्कराचार्य। अब आपको इनका एक प्रमुख ग्रंथ है, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लो, सिद्धांत शिरोमणि। क्या है, सिद्धांत शिरोमणि, ये ध्यान रखना, सिद्धांत गलत लिख दिया, शिरोमणि, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये इनका ग्रंथ है। अब यहाँ पर उत्तर हमको मिल चुका है, भास्कराचार्य जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, यानी कि ये क्या है, इनका संबंध औषधि से नहीं है। बाकी चरक आपको पता ही है, ये जो है सॉरी, ये आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है, आपको ये भी पता होगा, ठीक है, ये आयुर्वेदाचार्य थे, कुषाण राज्य में के राजवैद्य थे, ये भी ध्यान रखना है। और इनका एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता। अगर पूछा जाता है तो मैंने आपको बताया ये किनके उसमें थे, कुषाणों के उसमें, ठीक है, कुषाणों के क्या थे, राजवैद्य थे दोस्तों, ये ध्यान रखना, कुषाणों के राजवैद्य थे। और सुश्रुत के बारे में आपने सुना होगा, महान चिकित्सा शास्त्री थे, शल्य चिकित्सक थे उस समय के। इनका एक ग्रंथ है सुश्रुत संहिता जिसका नाम है, ठीक है, इनका जो सुश्रुत संहिता है वो आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है दोस्तों, आपने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये भी क्या थे, एक महान चिकित्सा शास्त्री थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है, कार्यालय या कार्यकाल से हटाया जा सकता है, तो कार्यकाल होना चाहिए था। तो देखिए संसद के द्वारा, ठीक है, महाभियोग चला करके इसको हटाया जा सकता है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात तो ये 1947 जो है ये गलत है, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया है, ये होना चाहिए था 1974, ठीक है। तो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है, प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था
तो ये 1974 में हुआ था और इसका नाम क्या था दोस्तों, हंसता हुआ बुद्धा या फिर स्माइलिंग बुद्धा आप इसको कहेंगे, ठीक है। तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से आप इसको जानते हैं। तो ये 1974 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ें। और किस स्थान पर हुआ था, अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो किस स्थान पर हुआ था, ये पोखरण, ठीक है, पोखरण में परमाणु परीक्षण वहीं होते। पोखरण कहाँ पर है दोस्तों, ये राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है शाकुंतलम लिखे थे, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को पराजित किसने किया था, दोस्तों ये किसने किया था, अफगानों ने किया था, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो ये 14 जनवरी कब हुआ था, 1761 को। मराठा और अफगान के जो दुर्रानी साम्राज्य था तो उनके बीच ये हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। आगे बात करेंगे। राणा सांगा संबंधित है, तो राणा सांगा दोस्तों आपको बता दूं, जो ये राणा सांगा थे इनका जो मूल नाम था वो क्या था, महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है, और इनको राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। और इनका शासन जो राणा सांगा का जो शासन था वो 1509 से लेकर के 1528 तक, ठीक है, 1509 से 1528 तक जो है इनका शासनकाल रहा। और इनका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है। मेवाड़ की ये जो है सबसे, आप एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे दोस्तों, ठीक है। और इनका जो राजवंश था किससे संबंधित है, सिसोदिया राजपूत राजवंश से संबंधित थे। तो इनका जो सीधा सीधा हो जाता है मेवाड़, ठीक है। तो मेवाड़ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। आगे बढ़ते हैं। शक काल की शुरुआत कभी, जो शक संवत वगैरह की है इसकी शुरुआत होती है 78 ईस्वी से, ठीक है, 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा तो क्वालिटी थोड़ी सी आप बढ़ा लेंगे क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है। आगे बात करेंगे। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था, तो भाई आपको पता ही 1857 की अगर बात करेंगे, ठीक है, अंग्रेज की आक्रमण के कारण जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। अब यहाँ पर अवध हुआ था, मैसूर हुआ था, बंगाल हुआ था या दिल्ली हुआ था। अगर 1857 के, ठीक है, प्रथम जो आक्रमण या उसकी बात करेंगे, आप इसकी शुरुआत करेंगे तो कब हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक है। तो मार्च 1857 में जो पहला विद्रोह हुआ था वो कोलकाता से हुआ था, जो किसके अंदर आता है, बंगाल के अंदर आता है। उसके बाद 1857 में जो है मेरठ में जो होता है, ठीक है, वो छावनी में जहाँ पर चर्बी लगे कारतूस उनको दिए गए थे खोलने के लिए, ठीक है। लेकिन अब इसका जो मेन जो उत्तर होगा वो यहाँ पर डाउटफुल है। आपको इसका आंसर क्या लगता है तो आप कमेंट करके बताएंगे इसको, ठीक है। 1857 में मेरठ, कानपुर, कई जगह पर, मैसूर, कई जगह पर हुए थे, ठीक है, दिल्ली। तो इसके आंसर आप क्या मानते हैं, कमेंट करके आप बताएंगे, बाकी फिर हम भी इस पर डिस्कस करेंगे बाद में। अगला क्वेश्चन है। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा इस जो है कब खत्म हुआ, तो भाई रियासत का दर्जा कब खत्म हुआ होगा, 1949 में हुआ था, ठीक है, जब रियासतें सारी मिल चुकी थी। लेकिन कहीं कहीं पर इसका उत्तर 1950 भी आता है जब गणतंत्र हमारा बना था, लेकिन 1949 इसका सही जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो सी राजगोपालाचारी, बहुत फेमस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के लेखक कौन, तो वेद व्यास जो है महाभारत के लेखक हुए। आगे बात करेंगे लाल किला का निर्माण किसने कराया, तो लाल किले का निर्माण किसने, शाहजहां ने कराया था, ठीक है, शाहजहां ने कराया था लाल किले का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, अब इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया था, मुमताज महल की याद में कराया था, सभी को पता। किस धर्म में तीर्थकर नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं, भैया देखिए जैन धर्म में ना, ठीक है ये। और 24वें तीर्थकर कौन थे, ठीक है, जल्दी से कमेंट करेंगे आपकी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, ठीक है। ये बहुत जो है आता है तीर्थकर, 24वें तीर्थकर जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, जल्दी से आप कमेंट करके इसको बताओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था पहला उपदेश।
आगे बढ़ते हैं, मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, ठीक है, अंतिम मौर्य शासक था ये। आगे बात करेंगे प्राचीन रोम जो गणतंत्र बना वो कब बना था? तो दोस्तों वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है प्राचीन रोम गणतंत्र बना था। चलिए आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय, फारसी, संस्कृत, द्रविड़। तो ये अवाचनीय है, अभी तक जो है इसको पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। दोस्तों हड़प्पा में सोना, चांदी और कांस्य इनका उपयोग मिलता है, लेकिन लोहे का कोई उपयोग वहाँ पर को नहीं मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा जो है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क का ये आकर्षण का केंद्र है। आगे बढ़ते हैं, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? दोस्तों अरविंद आश्रम के बारे में आपने सुना होगा, ये पांडिचेरी या पुदुचेरी में है। ठीक है, अरविंद आश्रम, अरविंद आश्रम की स्थापना जो की थी वो महर्षि अरविंद ने की थी 24 नवंबर 1926 को। ठीक है, पुदुचेरी में अरविंद आश्रम। ठीक है, तो इसकी स्थापना महर्षि अरविंद ने की थी, तो 24 नवंबर 1926 को इसकी स्थापना होती है और ये पुदुचेरी में है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, इस दिन जो था सिद्धि दिवस था, तो सिद्धि दिवस के अवसर पर जो है इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा भी पूछ ले। आगे बढ़ते, बॉम्बे हाई किससे रिलेटेड है, मतलब ठीक है क्या रेफर करता है, मतलब किससे संदर्भित है? दोस्तों ये क्या है, एक अपतटीय क्षेत्र है, तेल वाला क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सुना होगा जैसे यहाँ पर एक ऑयल फील्ड है जो मतलब अरब सागर में पाई जाती है, मतलब अरब सागर में स्थित है, अपतटीय तेल क्षेत्र है और इसका जो संचालन करता है, इस क्षेत्र का संचालन जो होता है तो वो किसके द्वारा होता है? ONGC के द्वारा होता है। ठीक है, तो तेल क्षेत्र है, ठीक है, अपतटीय या अपतट या अपतटीय भी इसको बोल सकते हैं, अपतटीय तेल क्षेत्र से। आगे बढ़ेंगे, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो भैया देखिए, भारत का 26वां, उत्तराखंड जो है कैसा है? 27वां राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड से एक पहले और उत्तराखंड के एक बाद, उस समय सन 2000 में जो है 3 राज्य बनाए गए थे। हमारा उत्तराखंड जो है 9 नवंबर को हुआ था और इससे पहले 1 नवंबर को बनाया गया और उत्तराखंड के बाद 15 नवंबर को बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका उत्तर क्या सही होने वाला है? 26वां राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है, 26 से क्या आता है? 6, तो 26वां छत्तीसगढ़, 27वां अपना उत्तराखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ और 27वां उत्तरांचल उत्तराखंड और 28वां क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 29वां राज्य जो बना था, ठीक है, वो लेटेस्ट तेलंगाना बना था। ठीक है, तेलंगाना बना था। डेट अगर पूछता है 2 जून 2014। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भैया देखिए, कावेरी जो नदी है, ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, कावेरी का कर्नाटक ब्रह्मगिरी पर्वतमाला है, वहाँ पर कोई इसका जो है उद्गम है, पर्वतमाला ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र भाई आपको पता होगा ये तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है तो वहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। अब उत्तर तो आपको मिल चुका है। बात करेंगे नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भाई नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार है, तो मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है और इसका उत्तराखंड में होता है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, आपको पता ही है। आगे बढ़ेंगे, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी नदी, यहाँ पर लंबाई वगैरह कुछ ऐसा पूछा नहीं है, या जल धारण क्षमता या प्रवाह पथ ऐसा कुछ नहीं पूछा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी है, जो इसका प्रवाह है कुल 2525 किलोमीटर। ठीक है, और अगर बात करेंगे गोदावरी नदी की तो ये 1465 किलोमीटर जो है गोदावरी है। अगर महानदी की बात करेंगे तो 885 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये 860 किलोमीटर भी देखने मिलेगा। 885 अगर हम बात करेंगे स्रोत की तो ये विकिपीडिया के हिसाब से
85 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी जो है 1400 किलोमीटर इसका प्रवाह, ठीक है, 1400 किलोमीटर लंबी। चलिए, इस प्रकार से आपको आंसर पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच माध्य समय और भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो ये 5.5 घंटा है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। निम्न में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? दोस्तों समुद्र ताल, ठीक है, जिसको लैगून कहते हैं, ये भी भारत में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है ग्लेशियर या हिमनदी को ग्लेशियर कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेना तो ज़्यादा समझ में आएगा। और डेजर्ट यानी कि मरुस्थल भी भारत में पाए जाते हैं। एक हिमशैल जिसको आइसबर्ग कहते हैं, जिससे टाइटैनिक जहाज टकराया था, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, ये क्या करते हैं, समुद्र में या पानी में तैरते हैं, ठीक है। किसी ग्लेशियर वगैरह से टूट करके ये समुद्र वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर तैरते हैं। और कहीं पर एक संकरा ऐसा कोई ऐसी जगह आती है जहाँ पर ये अड़ जाते हैं, तो वहीं पर ये रुक जाते हैं, जिससे जो है टाइटैनिक जो जहाज टकराया था वो इसी से टकराया था। अब ये सामान्यतः जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, अंटार्कटिका के पास, और फिर जो नॉर्थ अटलांटिक सागर वाला जो ग्रीनलैंड के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई लगभग मतलब प्राय सामान्यतः पाए जाते हैं। ध्यान रखना आपने, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? देखिए, भारतीय मुख्य भूभाग में दोस्तों एक महासागर मिलता है, जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? सभी को पता होगा साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में स्थित है। और साइलेंट वैली जो है ये क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, केरल के एक पालक्काड़ जिला है, वहाँ पर है, नीलगिरी पर्वत में, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। केला और अनानास मुख्यतः किस क्षेत्र में उगते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक बोलते हैं? देखिए दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, इंडो आर्यन समूह की जो भाषा है, ठीक है, इसको क्या होता है, ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे मतलब लगभग आप कहेंगे कि इसमें जो 74% भारतीय हैं तो वो इसी ग्रुप की भाषा को बोलते हैं, ठीक है। अब ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविड़ आप देखेंगे, ये साउथ में वाले जो एरिया है यहाँ पर द्रविड़ भाषा बोलते हैं। और चीन तिब्बती उत्तर पूर्व का क्षेत्र, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, जो मंगोलियट फैमिलीज जो होती है, परिवार जो होती है, उनकी भाषा भी क्या होती है, चीनी तिब्बती समूह की भाषा होती है। और ऑस्ट्रियाई वाला जो है ये कोल या मुंडा समूह है, और संथाल समूह के जो आदिवासी हैं वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं, इस समूह की भाषा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन जुड़वा नगर हैं? दोस्तों देखिए, हैदराबाद और सिकंदराबाद ये क्या हैं, जुड़वा नगर हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर में मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। थोड़ा सा नॉइज आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ बगल में कुछ काम हो रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई? तो भारत के संविधान में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे बात करेंगे, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? कक्षा कहलाती है, ठीक है ना। अपनी कक्षा में ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसको ऑर्बिट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो भाई सबसे निकटतम में सबसे पहले आपको दूरी बता देता हूँ। देखिए, जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा की दूरी कितने लाख किलोमीटर होगी, क्या अंदाज़ा लगा सकते हो? ठीक है, परसों चंद्रमा पे हमारा मिशन भी गया हुआ है, सूर्य मिशन भी अभी गया हुआ है। तो इसकी जो 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करेंगे सूर्य की दूरी, तो ये मिलियन में जाएगी आपकी, ठीक है। मिलियन को कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और शुक्र की जो दूरी है वो है 261 मिलियन किलोमीटर। और उसके बाद जो है प्रेक्सिमा सेंटोरी की बात करेंगे तो 40.12 मिलियन किलोमीटर जो है इसकी है। तो भाई चंद्रमा जो है सबसे पास है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, भूमध्य रेखा जो है ना, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच से दो हिस्सों, उत्तर और दक्षिण, दो भागों में पृथ्वी को मतलब विभाजित करने वाली जो रेखा है उसका नाम होता है भूमध्य रेखा, यानी कि धरती के मध्य से जो रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा है।
तो यहाँ पर ऐसा मतलब ये भूमध्य रेखा जो है, सबसे पहले ये बताता हूँ आपको, 3 जो है महाद्वीपों से होकर गुजरती है। वो महाद्वीप कौन कौन सा है? एक तो है दोस्तों साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। और एक है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका आता है तो यहाँ से इस कोने से थोड़ा थोड़ा ये अफ्रीका इस प्रकार से आता है। दूसरा एशिया जो है, ठीक है, एशिया के कुछ छोटे छोटे ऐसे इस प्रकार से, तो एशिया में भी ये रेखा गुजरती है। इसके अलावा नहीं गुजरती है ये उत्तरी अमेरिका से, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है ये अंटार्कटिक वगैरह। तो उत्तरी अमेरिका यहाँ पर सही जवाब होगा, उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। बाकी अफ्रीका से होकर भी गुजरती है और दक्षिणी अमेरिका से होकर भी गुजरती है। इसके अलावा एक एशिया से होकर गुजरती है, ठीक है, एशिया से। अब आपको बता दो, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से क्या होता है, तीन रेखाएं गुजरती हैं, ये ध्यान रखना आपने। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वह अफ्रीका महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर से छोटा लेकिन बृहद लवणीय जलाशय कहलाता है, ठीक है, महासागर से ये थोड़ा छोटा होता है लेकिन बहुत अधिक लवणीय जलाशय जो होते हैं, इसको ये क्या कहलाता है? ये सागर कहलाता है, जिसको आप सी के नाम से जानते हैं, ठीक है, सागर। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है किस नदी और उसके सहायकों के द्वारा अफवाह क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। देखिए ये होता है दोस्तों बेसिन, ठीक है, किस नदी बोला मैंने, किसी नदी और उसके सहायकों के द्वारा जो अफवाह क्षेत्र होता है, ठीक है, तो वो नदी घाटी होती है ना भाई, जहाँ से नदी बह रही है तो वो नदी घाटी पूरा उसका प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी घाटी कहते हैं, ठीक है। जल डमरू यहाँ पर एक चीज़ आया है, बाकी नहर और बांध आपको पता ही है। जल डमरू क्या होता है, या जल डमरू मध्य आपने सुना होगा। देखिए जब कोई जल वाला क्षेत्र है उसमें दो तरफ से क्या होता है, भूमि, इस प्रकार से दो तरफ से भूमि होती है, तो जो पानी यहाँ से बह रहा है, पानी है, वो पानी जो है इस प्रकार का हो जाता है ना, ठीक है। डमरू कैसा होता है, बीच में थोड़ा पतला और किनारे से इस प्रकार से, तो ये जो संरचना ऐसी बनती है तो इसको ही जल डमरू बोला जाता है, ठीक है। चलिए ऐसी कोई घाटी। चलिए दोस्तों, तो ये था आपका जो है आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको 60 क्वेश्चन बताए, ठीक है, 60 क्वेश्चन बताए जो SST के थे तो ये यूटेट के लिए, ठीक है, यूटेट के थे, लेकिन यहाँ से आपकी GK GS की जितनी भी आप तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण थे। आपने किसी न किसी परीक्षा में इनको ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं और लाइक ज़रूर करें, बाकी लोगों तक शेयर करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। बाकी हमको जो है आप थैंक्स भी कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन करके आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट या कोई दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और उस पर हम जो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।